नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 17 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास में 4 इश्यूज़ है। पहला इशू है फायर हैज़ार्ड्स को हम कैसे रोक सकते हैं, फायर इंसिडेंट्स को कैसे रोका जा सकता है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। अभी दिल्ली में एक आउटब्रेक देखने को मिला है। दूसरा इशू रहेगा हमारा इंडिया नेपाल रिलेशंस और उसमें बुद्धिज़्म का क्या रोल है। और तीसरा हम देखेंगे इंडिया एंड साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशनशिप। चौथा आर्टिकल है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। ऐसे हमारे 4 इश्यूज़ है, चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है डाउज द फायर। देखो, इस आर्टिकल में बताया गया है कि दिल्ली के मुंडका एरिया में अभी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग स्टैब्लिशमेंट था, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर का, जिसमें आग लग गई, जिसमें 27 लोगों की डेथ हुई, जिनमें से 21 औरतें थी। बोले ये परिस्थिति जो है, ये सिनेरियो, ये हमारे अर्बनाइजेशन की तरफ सीधी एक लाइट डालता है कि वाकई में कितना पुअर अर्बनाइजेशन है हमारे यहाँ पे। इस इंसिडेंट में क्या निकल के आया कि इस बिल्डिंग के पास में जिसमें आग लगी है, उस बिल्डिंग के लिए उसके मालिक ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं लिया था फायर डिपार्टमेंट से। और इससे भी ज़्यादा कि उसने अप्लाई ही नहीं किया कि मुझे फायर डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। इसका मतलब जो लॉज अवेलेबल हैं उनके लिए कंप्लायंस बहुत कम है। इसके अलावा काम क्या था? काम था मैन्युफैक्चरिंग का, वाईफाई का, सीसीटीवी कैमरा जिनको असेंबल करने का काम था वहाँ पे। तो वहाँ पर जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी लैप्स हो चुका था। नॉर्दर्न दिल्ली म्यूनसिपैलिटी की बात करें तो उन्होंने परमिशन कैंसिल कर रखी थी कि भाई आपको जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया चाहिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कंटिन्यू कराने के लिए, वो आपकी बिल्डिंग फुलफ़िल नहीं कर रही है, तो आप यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। इवन सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने भी अपनी तरफ से रेड फ्लैग रेज कर रखे हैं कि भाई जब तक किसी भी बिल्डिंग को कॉमर्शियल पर्पज़ से यूज़ करने के लिए आप सारे क्लियरेंस नहीं लेते, तब तक उस बिल्डिंग को आप यूज़ नहीं कर सकते। पर वही चीज़ है, पुराने इंसिडेंट से कुछ नहीं सीखा गया। चाहे अनाज मंडी इंसिडेंट हो जिसमें 40 लोगों की डेथ हुई थी दिसंबर 2019 में, या फिर 1997 में जो उपहार सिनेमा ट्रेजेडी थी जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, जो केस अभी भी जुडिशरी में फंसा पड़ा है। तो ये इंसिडेंट्स से हम कुछ लर्न अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बात ऐसी है कि जब से हम लिबरलाइजेशन की तरफ गए हैं तो उसमें गवर्नमेंट की रेगुलेशंस पर जो इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। खामियाजा फिर भुगतना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को, जो मजबूरन अपने घरों को छोड़ करके रोज़गार पे जाते हैं कि भाई कम से कम 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ तो कमा के लाएंगे। तो इकोनॉमिक लैंडस्केप में जो वेरिएशन आए हैं 1990 के बाद में, उनमें से एक ये पॉइंट बड़ा हाईलाइट हुआ है कि चाहे कोई भी बड़ा कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, उसके लिए जो क्लियरेंस चाहिए होती है वो क्लियरेंस के लिए वो रिलाई ही नहीं करते हैं। इवन जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर भी करप्शन के स्कोप देखने को मिलते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो कंप्लायंस है एम्प्लॉयर के द्वारा वो भी नहीं देखने को मिलती। अब आप देखो, ये इस तरीके के इंसिडेंट ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? अनरेगुलेटेड सेगमेंट जो है, जहाँ पर सोसाइटी का ज़्यादातर पोर्शन काम करने के लिए जाता है, रोज़गार के लिए जाता है, ठीक है। और ये कोई एक सिटी की बात नहीं है, ये इंडिया की सारी सिटीज़ का हाल है कि जो आसपास में स्लम्स में या फिर बहुत ही गरीबी के आसपास में रहने वाले जो अर्बन पुअर्स हैं, वो लोग मजबूरन इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ में जाकर के काम करते हैं और उनको फिर इस तरीके से इंसिडेंट का सामना करना पड़े। तो जो सोल ब्रेड अर्नर, इकलौता कमा के लाने वाला इंडिविजुअल है, उसको भी उनको खोना पड़ता है। तो आप सोचो कितना ट्रॉमा होता है। वैसे देखा जाए तो पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक डाउनटर्न बहुत ज़्यादा हुआ है। कारण इनकम हो गई कम, जो मेल काउंटर पार्ट है वो पैसा कमा के लेके आते थे, उनका हो गया वेजेस की रिडक्शन। लो वेजेस की वजह से मजबूरन औरतों को फिर बाहर निकलना पड़ रहा है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें CMIE के डेटा के हिसाब से, तो पेंडेमिक आउटब्रेक होने के बाद में वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। 9 to 11% के लगभग ही चल रहा है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। तो ऐसे में एक तरफ तो फाइनेंशियल हार्डशिप, दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, तीसरी वेजेस की कमी है, चौथी एम्प्लॉयर्स जो हैं वो कंप्लायंस नहीं रखते हैं, बेसिक सेफ्टी कोड जो है उनको फॉलो नहीं करते हैं, इवन लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं कि सस्ते के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाते हैं। ना टाइम पे छुट्टी मिलती है, ना मैटरनिटी लीव, कुछ भी नहीं, बस हार्डशिप है तो केवल एम्प्लॉय के लिए।
तो मुश्किल यहाँ पर ही आ जाती है कि एक तो इतनी बुरी परिस्थितियों में निकल करके कोई काम करने जाए और वहाँ पर भी अगर आग लग जाए, और जो इंडिविजुअल अकेला पैसा कमा के लाता है किसी फैमिली के लिए और उसी की वहाँ पर डेथ हो जाए तो कितना ट्रॉमा है। तो बेसिकली दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी ने अपनी तरफ से मजिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया है। ऐसे में अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए हर एक लेवल पे, चाहे म्यूनसिपैलिटी लेवल पे देखो, फायर डिपार्टमेंट पे लेवल पे देखो कि उन्होंने क्यों अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की, क्यों इस तरीके से एक्टिविटीज़ को अलाउ किया। और दूसरा, ये जो मालिक था जिसने ये एक्टिविटीज़ इलीगल मैनर में कंटिन्यू की है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए और इस तरीके के इंसिडेंट्स को रिपीट होने से हमें रोकना चाहिए। और साथ में जो लेबर सेफ्टी कोड है उसको प्रॉपर मैनर में इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहिए, तब जा कर के ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, नहीं तो ऐसे इंसिडेंट जो है रिपीटेडली होते रहेंगे। आगे चलता है, सेम टॉपिक है कैपिटल फायर। आर्टिकल को यहाँ पर लिखा है नीथा एन ने। इंसिडेंट आपको पता है दिल्ली के मुंडका में, तो कुछ पॉइंट्स हैं, ऐड हो जाए तो ठीक है, नहीं वही पॉइंट्स रिपीट होंगे जो हमने ऑलरेडी देख लिए, पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखो, इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, पर इसमें एक बार देखने वाली चीज़ है कि इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए कितना रिस्क है हमारे शहरों में काम करने के लिए। सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि वो वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो रहा है। मतलब जो वर्कर फॉर्मल सेक्टर में जाते हैं उनके बारे में सारी डिटेल पता रहती है कि भाई कहाँ से आता है, कौन है, मतलब पूरी डिटेल वहाँ पर एंट्री रहती है। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई आइडेंटिफिकेशन की वहाँ पर अभी भी पेनिट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो एक तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही तो कैसे पता पड़ेगा कि इनफॉर्मल सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि पेंडेमिक के टाइम पे आपको पता है कि जो फाइनेंशियल इश्यूज़ आए थे, इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था, जिसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोग थे उनको ही मजबूरन अपने रोज़गार को छोड़ करके घरों के लिए पैदल निकलना पड़ा था। तो अगर डेटा वहाँ पर होता तो प्रॉब्लम थोड़ी ना होती। बेशक लेबर पोर्टल अपनी तरफ से ओपन कर रखा है लेबर मिनिस्ट्री ने अभी, और रजिस्ट्रेशन करवा भी रहे हैं जो माइग्रेंट हैं या फिर इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं वो, पर सवाल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर जब तक नहीं होगा तो मतलब क्या है। साथ में अगर देखा जाए तो अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो अर्बन सेंटर्स में देखने को मिल रही है चारों तरफ, ठीक है। बिल्डिंग में जो क्लियरेंस चाहिए होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो ऐसे में एक इंक्वायरी कमीशन आप बिठाओगे, पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे और लोगों को सांत्वना बनाएंगे, कॉम्पनसेशन दे देंगे, ये कुछ दिनों के लिए तो देखो हाईलाइटेड रहता है, पर कुछ थोड़ा टाइम निकलता है और इस इंसिडेंट को भी बाकी इंसिडेंट्स की तरह भूल जाएंगे लोग। तो बोला ये भूलने वाला इश्यू नहीं है। जो मुंडका मिस हैपनिंग हुई है, इस मिस हैपनिंग से हमें बहुत कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स को प्रॉपर मैनर में इम्प्लीमेंट करवाओ, क्योंकि ये जो बिल्डिंग थी ना जिसमें आग लगी, इसमें केवल एक स्टेयरकेस, एक ही सीढ़ी थी और पूरी बिल्डिंग बड़ी सारी बिल्डिंग थी। अब इसमें आग लग गई तो लोग वहाँ फंसे रह गए। और सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है 27 में से 21 तो औरतें थी जिनकी डेथ हुई। तो यहाँ पर इशू क्या हो रहा है, निकल के आ रहा है कि वुमेन हार्डशिप को, सिचुएशन को आप समझो कि कोविड के बाद में कितनी प्रॉब्लम हो गई है। हाउस होल्ड की इनकम कम होने की वजह से मजबूरन इनको घर छोड़ करके काम करना पड़ रहा है। ये एग्जैक्टली वैसा ही हाल है जैसे बांग्लादेश में कपड़ों की फैक्ट्रीज में होता है औरतों का, ठीक है। इसके अलावा इनफॉर्मल यूनिट्स जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होता है तो डेटा मेंटेनेंस पर ये लोग ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, बस दिमाग इतना सा लगाते हैं कि सस्ती लेबर कहाँ से मिल जाए। और हमें पता है कि हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से सस्ती लेबर की अवेलेबिलिटी में कोई टेंशन ही नहीं है। तो ऐसे में लेबर को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेबर लॉज की बात करें, उसमें बेसिक नॉर्म्स की हम बात करते हैं कि कहीं पर भी रहो तो बेसिक एमिनिटी, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो क्वालिटी जॉब तो बहुत दूर की बात हो गई। रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि पहले तो जॉब मिल जाए, क्वालिटी तो बाद में देख लेंगे, कम से कम रोटी तो 2 टाइम खा के सो जाएंगे। ऐसे में विमेन वर्कर्स की बात करें तो उनका ऑलरेडी रेट, पार्टिसिपेशन रेट है वो CMIE के अकॉर्डिंग बहुत कम है। और दिल्ली जैसी जगहों की बात करें तो वहाँ पर आप देख सकते हो 14.5% है। 15 या उससे ज़्यादा उम्र की जितनी भी औरतें, उनमें लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कितना, ओनली 14.4%, जो कि 2019-20 में लगभग 29% के लगभग था। तो पेंडेमिक ने इस सिचुएशन को और बिगाड़ दिया है। फिर अगर बात करें तो ये जो लोग भी अभी आप देखोगे ना, जिस बिल्डिंग में ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर 20s या 30s में जो लोग हैं ना वो लोग काम कर रहे हैं। आप सोचो, यूथ को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में उनको मजबूरन वहाँ जाके काम करना पड़ता है, और उनमें भी मेन तो वुमेन।
तो ऐसे में लेबर मार्केट जो हो रहा है बहुत ही ज़्यादा पेमेंट कम हो रही है वहाँ पर। इनफॉर्मल जॉब्स हैं उनमें मजबूरन धकेला जाना पड़ रहा है, तो वुमेन वर्कर्स हैं वो ज़्यादा इस कैटेगरी में काम कर जाती हैं, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, कहीं पे भी नौकरी मिले कम से कम मिले तो सही। और ये देखने वाली बात होती है कि ये जो जॉब्स हैं ये लोवेस्ट स्किल्ड कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब आप एक चीज़ बताओ कि आप कहीं पर कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, और उसमें असेंबलिंग में असिस्ट करते हो, ठीक है, यहाँ पर वाईफाई और सीसीटीवी कैमरास बन रहे थे, तो आप उसको कैसे स्किल्ड और अनस्किल्ड बोल सकते हो? आपके पास में क्या क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की क्लासिफिकेशन पे आप रिलाई कर रहे हो? तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस इनफॉर्मल सेक्टर को रिव्यू किया जाए प्रॉपर मैनर में, और इसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेंडेमिक की देखो, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ जॉब्स बहुत कम हो गई, इनकम ऑफ हाउस होल्ड कम हो गई है, वुमेन मजबूरन नौकरी के लिए बाहर निकल रही हैं। अब निकल रही हैं तो ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है जहाँ पर उनको अनस्किल्ड काम भी मिले तो करना पड़ता है कि चलो ठीक है कुछ तो कमाएंगे। वर्किंग कंडीशन की बात करें तो आज आप देखो कि उनके वेजेस हैं मनमाने तौर पर दिए जाते हैं कि एम्प्लॉयर को जो ठीक लगता है वो वेजेस दे दिए जाएंगे। वर्किंग आवर्स हैं इतने लंबे रहते हैं कि पता ही नहीं है कब टाइम ख़त्म होता है। छुट्टियों की एब्सेंस नहीं है, मैटरनिटी लीव नहीं होती है, बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। बोले ये सिटीज़ में कॉमन हो चुका है। और आज देखा जाए तो एक नॉर्मल सिटी में 6,500 से 7,500 रुपये पर मंथ के बिना काम नहीं चलता है, और वहाँ पर आप अगर 200 300 रुपये दे करके पर मंथ में काम चलाना चाहो तो 300 रुपये के हिसाब से भी 9,000 रुपये ही होते हैं। अब 9,000 रुपये की बात अगर करो तो कितना बचाएगा वो बंदा? बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं होती, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट फैसिलिटी। तो इससे क्या होता है, वुमेन वर्कर्स है वो वैसे भी काम करने से डरती हैं, ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाती है फिर वो, ठीक है। तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट जब भी दी जाए ना तो एक एक होता है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो वहाँ पर मिलना ही चाहिए। और ये चीज़ें जब रिपीट होती हैं तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है एक वुमेन का, और कॉन्फिडेंस अगर डाउन होगा तो वो देखो फिर जॉब से विड्रॉ ही करती है। वो यही सोचती हैं कि चलो ठीक है रे यार, घर पे रहते हैं, मर्द हैं वो ही कमा के ले आएंगे तो ही ठीक है। तो अगर हमें वाकई में वुमेन लेबर फोर्स को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करवाना है तो वर्किंग फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल करानी होगी। ये जो कमियां हैं इनको ठीक करना होगा, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है फिर बाद में नहीं, फिर वो लेबर फोर्स में क्यों पार्टिसिपेट करेंगी जब इनको ऐसी परिस्थितियों का सामना ही करना है। तो वर्क प्लेसेस के लिए जो भी गाइडलाइंस इशू की जाए उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करवाना चाहिए, चाहे वो वेंटिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे बिल्डिंग की बहुत बुरी परिस्थिति हो। कम से कम वर्क प्लेस को ऑपरेशनल तो बनाओ, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो बनाओ। वैसे देखा जाए तो 4 लेबर कोड्स ऑलरेडी कोडिफाई हो चुके हैं, बस इंप्लीमेंट होना बाकी है उनका। तो सो देखा जाए तो ऐसे में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड ऑफ 2020 उन 4 लेबर कोड में से एक ये है। अब ये लेबर कोड रिप्लेस कर देगा एग्जिस्टिंग जितने भी रेगुलेशंस हैं उनको। तो राइटर ये बोलना चाह रही हैं कि ये लेबर कोड जैसे इंप्लीमेंट होगा ना तो बोले इससे और बुरी परिस्थिति होने वाली है इनफॉर्मल वर्कर्स की, कारण कि इसमें ज़्यादा फोकस किया जा रहा है फॉर्मलाइजेशन पे। अब फॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो इनफॉर्मल सेक्टर में तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जॉब मिलती हैं, तो इसका मतलब इनफॉर्मल सेक्टर को आप गवर्नमेंट जो है वो अपनी रेगुलेशन से बिल्कुल बाहर छोड़ देगी। तो इनफॉर्मल सेक्टर में सेफ्टी कंडीशन और जो भी परिस्थितियाँ आज के टाइम पे चल रही हैं वो बुरी परिस्थितियाँ कंटिन्यू करती चली जाएगी। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करोगे इनफॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयर्स हैं? तो ये जो स्वेट शॉप्स हैं ना जहाँ पर पसीने से लोग पैसा कमा के लेके आते हैं, पसीना बहा करके, तो बोला उसमें वुमेन वर्कर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। बेशक हम मानते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है गरीबी से कम गरीबी में मरने से तो बचा लेता है, पर वही चीज़ है कि अगर हम नहीं ध्यान देंगे एम्प्लॉयर की इस लापरवाहियों पर, और जब तक एक प्रॉपर पॉलिटिकल विल नहीं बनेगी कि वाकई में इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी केयर हमें करनी चाहिए क्योंकि वो भी हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं, तब तक हम अच्छे से ये परिस्थितियाँ कहते हैं ना कि सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। नहीं तो ये रिपीट होगी, इसी तरीके की जो आग के इंसिडेंट है वो रिपीट होते चले जाएंगे। तो ये था पूरा मुद्दा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार ये मैप हम देख लेते हैं। साउथ एशिया का मैप है जिसमें मेन आप देख सकते हो सेंटर में इंडिया है, और इंडिया के अलावा इधर देख सकते हो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान में, और इधर अफ़गानिस्तान भी साउथ एशिया में कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। और इधर है श्रीलंका, ठीक है। मालदीव्स थोड़ा गायब हो गया, यहाँ पे मालदीव्स भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आप नोटिस करोगे हर एक कंट्री के साथ में इंडिया है वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और इंडिया का सेंट्रल रोल हमेशा से रहा है साउथ एशिया में। पर जो अभी इशू रहता है वो क्या कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप बिगड़ी रहती है ना,
उसका खामियाजा बाकी पूरे रीजन की और कंट्रीज़ को भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज अभी हम 2 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहले आर्टिकल में तो नेपाल इंडिया के बारे में देखेंगे, बाकी फिर उसके बाद में नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, साथ में इंडिया, इनकी रिलेशनशिप को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट है ब्रिज टू द बुद्धा। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हो युवराज गिमिरे ने। देखो, इनका ये कहना है कि अभी लुम्बिनी की विजिट पे गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और वहाँ पर ये चीज़ अभी क्लियर हो गई है कि जिस तरीके से चाइना अपनी पकड़ बना रहा है नेपाल में, उस पकड़ को हम भी काउंटर करना चाहते हैं। हम थोड़ा लेट हैं बेशक, पर फिर भी हमने अपनी तरफ से इनिशिएटिव तो लिए हैं। तो वहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जिनकी हम बात करते हैं। सबसे पहली तो बात ये कि बुद्ध पूर्णिमा कब, आज के 8 साल पहले जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे अभी करंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जो बुद्धा का बर्थ प्लेस है वो बोले नेपाल ही है, इंडिया नहीं है। ये चीज़ एक तो एक्सेप्ट ये कर ली गई थी। दूसरा, अगर देखा जाए तो आपको पता है कि कपिल वस्तु लुम्बिनी गार्डन के पास में लोकेटेड है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्धा का। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट पे गए हुए हैं नेपाल में, और जो गौतम बुद्धा का जो रिलेशन है इंडिया के साथ में, उस चीज़ को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए अभी देखा जाए तो नेपाल में जो करंट गवर्नमेंट है, नेपाल कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, वो देखो प्रो इंडियन है, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करके रखते हैं। और शेर बहादुर दाऊबा जो कि अभी रिसेंटली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया में विजिट पे भी आए थे, तो इन्होंने देखो गौतम बुद्धा की माता माया देवी का जो टेम्पल है वहाँ पर भी अपनी तरफ से वहाँ पर ट्रिब्यूट पे किया था। और गौतम बुद्धा की बर्थ प्लेस भी माया देवी टेम्पल के आसपास वाला एरिया ही माना जाता है, क्योंकि वही बात है कि माता का मंदिर है तो माता ने जन्म दिया इस तरीके से। और एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन स्टोन भी ले किया गया है किसके लिए, द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस एंड मेडिटेशन सेंटर, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, मेन लीड रोल। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें तो कल्चरल विजिट के तौर पे ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है कि पहले नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पर आते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर अब वहाँ पर गए हैं। बट इसको हम डिप्लोमेटिक सेगमेंट में भी देख सकते हैं। कैसे कि अभी तक हमने ज़्यादा कुछ इतना फोकस नहीं रखा नेपाल पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट रिसेंट टाइम में अगर देखें तो चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें यूरोप और यूएस, इन्होंने मिलकर के बहुत इन्वेस्ट कर दिया है, जिसमें बुद्धा पर तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे में इंडिया ने अभी अपनी तरफ से ये शुरुआत की है। चाइना ने तो वहाँ पर आप देखोगे नेपाल में, ठीक है, ऑलरेडी गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डेवलप कर दिया है, उसको अवॉइड कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूज़ करने से, और ये कहा कि अभी जो नया हेलीपैड इंडिया ने डेवलप किया बोला उसी पे हम हमारा हेलीकॉप्टर लैंड कराएंगे। सो ओवरऑल आप देख सकते हो चाइना का कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। वैसे चाइना ने पहले ऑफ़र किया था $3 बिलियन का कि भाई नेपाल की जो लुम्बिनी है उसको हम वर्ल्ड पीस सिटी के तौर पे डेवलप करेंगे, और साथ में उसमें हम एक एनजीओ का भी हेल्प लेंगे जिसका नाम है एशिया पैसिफिक एक्सचेंज एंड फाउंडेशन। दोनों मिल करके फिर बाद में काम करेंगे और लुम्बिनी को डेवलप कर देंगे। कैसे? वर्ल्ड पीस सिटी के तौर पे। ये अभी तक डेवलप तो नहीं हो पाई है, बट अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट अभी भी बिल्कुल ख़त्म भी नहीं हुआ है। साथ में रेलवे लाइन की बात भी चल रही है, तिब्बत से लेकर के काठमांडू के बीच में रेलवे लाइन बिछाने की भी। तो इस तरीके से आप सिनेरियो देखो कि चाइना कितनी पकड़ बना चुका है पिछले 8-7 सालों की बात करें। हमारे रिलेशनशिप की बात करें नेपाल के साथ में तो 2015 से लेकर अभी तक इतने अच्छे रिलेशन नहीं रहे। पिछले टाइम पे जो केपी ओली शर्मा की सरकार चल रही थी उस टाइम पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुआ करती थी, जिसमें अगर हम देखें तो चाइना ने तो देखो अपनी रिलेशनशिप नेपाल के साथ में बहुत ज़्यादा राइज़ कर ली 2005-6 से लेकर अभी तक। यूएस यूरोप ने भी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा राइज़ कर दिया। अब जा कर के हमने हमारी तरफ से कोशिशें की हैं कि भाई कैसे भी करके हम भी हमारी एंगेजमेंट जो है वो बढ़ा लें। इसके अलावा अगर देखा जाए नेपाल इंडिया के बीच में तो दोनों साइड्स में एक कन्वर्जेंस आ रही है बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करने की, जिसमें लुम्बिनी जहाँ पर जो बर्थ प्लेस है गौतम बुद्धा का उसको कनेक्ट किया जाएगा। बाकी जो भी साइट्स हैं इंडिया में, जैसे सारनाथ की बात कर लो, इसकी बात कर लो, कुशीनगरा की बात कर लो, या कुशीनारा जिसको बोलते हैं, या फिर बोध गया को, इनको लिंक करते हुए बुद्धिस्ट सर्किट बनाया जाएगा जो कि नेपाल इंडिया में दोनों में होगा इसका हिस्सा। ठीक है, साथ में डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयर भी इस्टेब्लिश की जा रही है, कहाँ पर? लुम्बिनी यूनिवर्सिटी में, जिसमें 1000 के लगभग स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ रहे हैं, जिनमें चाइना के स्टूडेंट्स भी हैं। तो इन चीज़ों के लिए अभी कन्वर्जेंस आ रही है इंडिया और नेपाल के बीच में,
और आपको पता है एक डिस्प्यूट हो रहा था 2018-19 के टाइम पे, जब लिपुलेख और लिम्पियादुरा वाला जो इशू था वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, ठीक है ना, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियादुरा और ये जो आपका 3 एरिया वाला था, ठीक है ना, ट्रायंगल जो बनता है नेपाल और इंडिया के बीच में, जिसको इंडिया ने अपने मैप में दिखा रखा है और फिर नेपाल ने भी अपना जो मैप है वो अमेंड करते हुए दिखाया कि भाई ये हमारा हिस्सा है, लिपुलेख लिम्पियादुरा वाला, ठीक है। तो इस तरीके से काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियादुरा, ठीक है। तो इस इशू को भी लेकर के बहुत ज़्यादा इशू मतलब डिस्प्यूट थे, पर अभी जा कर के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो इस तरीके से एंगेजमेंट दिखाई है, क्योंकि अभी देखो वहाँ पर KPS ओली की सरकार नहीं है, KPS ओली की सरकार जो थी वो प्रो चाइना थी, ठीक है, पर अभी की परिस्थिति ये है कि प्रो इंडियन इशू चल रहे हैं। तो ऐसे में थोड़े रिलेशन को सुधारने की शुरुआत हुई है, जो अच्छी बात है। वैसे अगर 2016 से 2021 के बीच की बात करें तो जब नेपाल में नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था ना, उसको भी हमने देखो एक्सेप्ट नहीं किया था, हमने मना कर दिया था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जो मधेसीज हैं जो कि इंडिया के साथ में रिलेशन रखते हैं, इंडियन मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में रहते हैं यूपी बिहार के लोगों के साथ में, तो बोलो उन लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, तो इंडिया ने मना कर दिया था। फिर 134 दिन का ब्लॉकेड लगा दिया था, जिसके बेसिस पे नेपाल जो है वो कोलकाता पोर्ट के थ्रू ट्रेड करता था, ठीक है, और आज भी करता है। तो ऐसे में फिर चाइना को स्पेस मिल गया था, चाइना ने फिर पिछले 5-6 सालों में गजब की अपनी पकड़ बनाई है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 2 इंसिडेंट ऐसे थे 2015 के, जिनमें एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानना, दूसरा इकोनॉमिक ब्लॉकेड, दोनों की वजह से फिर नेपाल की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मुश्किलों में आ गई थी। वैसे 2015 में नेपाल में भूकंप भी आया था, उसके बाद में इंडिया ने एड भी प्रोवाइड की थी, बट उसके बावजूद भी फिर ये 2 ऐसे इंसिडेंट थे जिन्होंने पूरा मामला बिगाड़ दिया था। पर अब देखा जाए तो कल्चरल और डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब अगर देखा जाए तो एंगेजमेंट थोड़ी थोड़ी इंडिया बढ़ाए तो ही ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है कि चाइना जो है वो अपनी पकड़ बना रहा है, वेस्ट अपनी पकड़ बहुत ज़्यादा बना चुका है, तो अब उनको एग्जैक्टली काउंटर करना तो पॉसिबल नहीं है, बट अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करना एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बाउंडेड बाय ज्योग्राफी। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी ने। देखो अभी जिस तरीके से यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, वल्नरेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है, चारों तरफ अनरेस्ट का माहौल बना हुआ है, तो इस टाइम पर रीजनल कोऑपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आसपास के जो देश हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। इसीलिए आज देखा जाए तो श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान, ये 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी सिचुएशन को हमें समझना होगा और उन सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हुए लॉजिक ऑफ जियोग्राफी पर रिलाई करना होगा कि भाई हमारी जो बॉर्डर शेयर होती है वो इन कंट्रीज़ के साथ में ज़्यादा अच्छे से हो रही है बजाय कि दूर दूर के कंट्रीज़ के। तो बोले इनके साथ में हम पॉजिटिवली एंगेज करें तो ठीक रहेगा। पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो पॉजिटिव एंगेजमेंट देखने को भी मिला है, बट इसी के फ्लिप साइड में देखा जाए तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर हमेशा से जो भी पॉलिटिकल लीडर्स एग्जाइल में गए हैं, उन पॉलिटिकल लीडर्स को हमने यहाँ पर असाइलम प्रोवाइड की है। जैसे अगर हम बात करें, चाहे दलाई लामा की बात करें, जो जिनको मजबूरन तिब्बत छोड़ना पड़ा था जब चाइना ने तिब्बत को अपने में मर्ज किया था खुद के साथ में। इसी तरीके से नेपाल के जो पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनको भी हमने असाइलम दी थी, या हमने यहाँ पर जो एग्जाइल पे आए थे उनको हमें जगह दी थी कि भाई आप यहाँ पर रह सकते हो। तो इसी तरीके की सिचुएशन अभी निकल के आ रही थी कि महिंदा राजपक्षे जो कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ में गजब का मूवमेंट चल रहा है, तो वो भाग रहे हैं, तो वो इंडिया में आकर के रहेंगे। बट थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना होगा इंडिया श्रीलंका रिलेशंस को कि क्यों महिंदा राजपक्षे इंडिया में जल्दी से नहीं आना चाहते या क्यों नहीं आएंगे। तो इसकी शुरुआत इंडिया श्रीलंका रिलेशंस की हम देखें तो 1980s की टाइम की बात है, जब श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी तरफ से पूरी पकड़ बनाने की कोशिश की थी कि भाई पॉलिटिक्स में हमारी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो शुरुआत में इनको थोड़ी मीठी गोलियां देते रहे जी। कुल मिला के बात ये है कि हाँ, आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। श्रीलंका का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, इस तरीके से श्रीलंका का मैप है, तो इधर वाले एरिया में, जिसको जाफना वाला एरिया बोला जाता है, वहाँ पर आप देखो कि श्रीलंका के तमिल्स रहते हैं, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, पर वही है कि सिनाला कम्युनिटी वहाँ पर डोमिनेट करती है और मेजोरिटेरियनिज्म के सिस्टम को ही वहाँ पर अडॉप्ट किया गया। मतलब कि माइनॉरिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, मेजोरिटी जो चाहेगी वही चीज़ हो जाएगी। इसीलिए नेशनल रिलीजन बुद्धिज़्म डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने, नेशनल लैंग्वेज सिनाला, हर चीज़ में सिनाला कम्युनिटी को डोमिनेट करवा दिया था। इस वजह से वहाँ पर तमिल्स जो थे वो बहुत नाराज़ थे।
तो उनको भी इंडिया में जगह मिली और वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग लेकर के और फिर बाद में श्रीलंका के सिस्टम के खिलाफ में ही अपनी मुहिम शुरू कर दी। जो लिट्टे थे उनकी बात कर रहे हैं। तो आप देखो कि जिसकी वजह से तामिल्स की जो डिमांड थी उसको पूरा करने के चलते जो रिबेलियंस तैयार हुए थे उनको जगह मिली इंडिया में, और उसके चलते इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन है वो बिगड़ गए। एक डीप डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो गया सिन्हाला नेशनलिस्ट और दूसरी तरफ दिल्ली, क्योंकि सिन्हाला नेशनलिस्ट के अगेंस्ट में ऑपरेट होने वाले जो ग्रुप थे तामिल श्रीलंकन तामिल्स, वो लोगों को ऑप्शन मिल गया था इंडिया में अपने आप को फ्लॉरिश करने का। तो ऐसे इंडिया को लेकर के भी श्रीलंका में अलग एक मुहिम या फिर कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रस्ट का माहौल बन गया कि इंडिया जानबूझ करके भड़काता है इन तामिल्स को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो आइलैंड नेशन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अभी सिनेरियो इस तरीके से क्रिएट हो रहा है कि नया सिस्टम बन सकता है पूरा। ठीक है, कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, पॉलिटिकल इश्यूज भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसमें जो तामिल या फिर जो कहते हैं ना एथनिक डिवाइड जो है श्रीलंका के, उसको एक बार रिकंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल हो सकता है। तो देखा जाए तो दिल्ली ने इस बार अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं की है, चाहे मटेरियल हो चाहे फाइनेंशियल हो, हर तरीके से दिल्ली ने सहायता पहुंचाई है। चाहे फिर अभी इस साल की अगर हम बात करें 2022 में लगभग $3 बिलियन के लगभग हमने असिस्टेंस श्रीलंका को दे दी है। तो इस परिस्थिति में देखो एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है कि इंडिया अपनी रिलेशनशिप को श्रीलंका के साथ अच्छा कर सके। सिमिलरली हम बात करें नेपाल वाला इंसिडेंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें नेपाल में लुम्बिनी में आप देख सकते हो कि लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस हमने कंसिडर कर लिया, विजिट भी वहाँ पर हुई है। इस तरीके से ज्योग्राफी से हम कनेक्टेड हैं, बुद्धिस्ट सर्किट के लिए ऑलरेडी काम करने की बातचीत हो चुकी है। तो बोले ये चीज़ें इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी चाइना ने अपनी प्रेजेंस बनाई है ना, तो उसको काउंटर करना या उसको बैलेंस करना हमारे लिए ज़रूरी है। नहीं तो जो पोरस बॉर्डर्स हैं चाइना और इंडिया के बीच में, वो हमारे लिए इंडिया और नेपाल के बीच में, वो हमारे लिए घातक साबित हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो ये जो ट्रायंगुलर डायनामिक्स बन रही है दिल्ली काठमांडू बीजिंग में, इसमें हम हमारा रोल बिल्कुल भी वीक होते हुए नहीं देख सकते। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं कि नेपाल में कांग्रेस का रिटर्न भी इंडिया के लिए थोड़ा सा फेवरेबल रहा। हम थोड़ा सा जो कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल रिलेशन है, एंगेजमेंट है, उसको हम हमारा रिवाइवल भी दे पा रहे हैं। फिर अगर बात आए साउथ एशिया की, तो देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि हमारे यहाँ पर धर्म और संस्कृति दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और सभी रिलीजन और सभी जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनको अगर एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में, ट्रांस बॉर्डर इशू को साइड में करते हुए अगर इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलप करें तो बहुत बेनिफिट मिल सकता है। जैसे बुद्धिस्ट सर्किट का हमने नाम लिया अभी, या रामायण सर्किट की हम बात करें, या फिर 2019 की बात करें जब करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया गया, जिसमें सिख पिलग्रिम्स जो है वो आसानी से करतारपुर पाकिस्तान में जाकर के अपनी जो प्रेयर है वो पे कर सकते हैं, जहाँ पर गुरु नानक साहब का मतलब जहाँ से सिख धर्म की शुरुआत हुई थी। तो ये चीज़ें शो क्या कर रही हैं कि हमारे बीच में धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पे एंगेजमेंट्स बहुत सारी हैं, तो क्यों ना हम इस चीज़ को और ज़्यादा एनहेंस करें। तो एक तरफ नेपाल, एक तरफ श्रीलंका, इनके साथ तो ठीक है, बट पाकिस्तान वाला जब मुद्दा आता है, करतारपुर वाले बात कर रहे हैं हम, या पाकिस्तान की बात चल रही है। ठीक है, तो इसमें हम सूफी श्राइन्स हैं, रामायण का जो नेटवर्क है, रामायण सर्किट है, ये हम डेवलप करें, तो इसमें ये तीनों चारों कंट्रीज़ मिलकर के साथ करें, काम करें तो ठीक रहेगा। क्योंकि श्रीलंका में भी देखो बुद्धिस्ट साइट्स हैं, ऐसी बात हम नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर इन सारे चारों जो देशों की हम बात कर रहे हैं, इनमें बोला एंटी ज्योग्राफी कोई बात करेगा तो वो बोला केवल और केवल पाकिस्तान कर रहा है। क्योंकि अभी आप देखो रिसेंटली ट्रेड को राइज करने के लिए अभी पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ऑर्डर्स डिक्लेयर हुए थे कि भाई इंडिया के साथ हम रिलेशन अच्छे करेंगे, पर थोड़ी देर बाद में पता पड़ता है कि भाई इंडिया के साथ हम रिलेशन तब तक अच्छे नहीं करेंगे जब तक पूरा हमारे साथ में फेवर क्रिएट नहीं हो जाता। वही 2019 का 5 अगस्त 2019 कश्मीर का स्पेशल स्टेटस फिर से रिवाइज नहीं हो जाता है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से पाकिस्तान के प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ में साबित हो रही है। क्योंकि सीधी सी बात है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान फुलफिल कब कर पाएगा, जब वो रीजनली इंटीग्रेट करेगा इंडिया जैसे कंट्रीज़ के साथ। क्योंकि बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर हो रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान बिल्कुल बर्बाद है। अगर प्रॉस्पर है तो थोड़ा बहुत इंडिया है, तो इंडिया के साथ ही एंगेज नहीं करेगा तो कैसे फ़ायदा मिलेगा। पर पिछली सरकारें उठा के देख लो, चाहे फिर वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो, नवाज़ शरीफ हो, या पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी की सरकार हो, या कुछ भी सरकारें चल रही हो, हर परिस्थिति में उनके सामने क्या रहा है कि इंडिया के साथ में एंगेज करें तो बोला डोमेस्टिकली बेस हमारा ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या आती है वहाँ पर पता है
जब ऑपोजिशन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पहुंच जाती है ना, तो वो यही चाहती है कि इंडिया के साथ में एंगेज नहीं किया जाए, और जो रूल में आ जाती है वो चाहती है कि इंडिया के साथ एंगेज किया जाए। तो ऐसे में परिस्थितियां आप देखो कि इमरान खान जैसे ही सरकार से बाहर निकले हैं, तो उन्होंने पहले तो बोल दिया ट्रेड लिबरलाइज करेंगे हम, पर वही परिस्थितियां अब इमरान खान सरकार में नहीं है ना, अब लैग पुलिंग चल रही है कि अगर अब कश्मीर वाले मुद्दे को साइडलाइन करते हुए पाकिस्तान की सरकार इंडिया के साथ एंगेज करती है तो बोले उन पे थू है। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, बहुत गंदी पॉलिटिक्स वहाँ पे चल रही है, इस चक्कर से वहाँ पर प्रॉब्लम आती रहती है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी पाकिस्तान एंगेज करेगा इंडिया या साउथ एशियन अदर कंट्रीज़ के साथ में इकोनॉमिकली प्रॉपर, तो वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। अभी लेटेस्ट देखें तो वहाँ पर शहनवाज शरीफ की जो सरकार है वो तो शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो तो चली रही है, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ये वो देखो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बने हैं, तो वो भी अपनी तरफ से कश्मीर के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो ऐसे में इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप है वो यहीं पे आके अटकती है। इवन आप देखो कि जब पाकिस्तान आर्मी के चीफ उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दिया था कि इंडिया के साथ में हम एंगेजमेंट करने के लिए जियो इकोनॉमिक पे ध्यान देंगे, ना कि जियो पॉलिटिक्स पे। बट वही चीज़ है कि उसके कुछ दिनों बाद में स्टेटमेंट आ जाते हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये इश्यूज़ क्या है, बहुत सारे हैं, पर एक चीज़ है, हमें क्या पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट बंद कर देनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं? क्या हमें पाकिस्तान के साथ में एंगेजमेंट को कंटिन्यू करने की और कोशिश करनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन यही निकलता है देखो कि पाकिस्तान में बेशक एजेंसीज हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं, हाँ, पर इंडिया का जो एक होता है ना दबदबा, वो देखो लगातार बढ़ रहा है, उसको कोई भी नकार नहीं सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ में हमें एफर्ट्स निकालने चाहिए, ऑप्शंस पे काम करना चाहिए। बेशक बाकी जो कंट्रीज़ हमारे साथ एंगेज करना चाहते हैं उनको तो कम से कम हम कोऑपरेट करें, ठीक है। फिर पाकिस्तान को भी जब लगेगा तब अपने आप आ जाएगा साथ में। बेशक मुश्किलें हैं पाकिस्तान की तरफ से हम ये एक्सपेक्ट करें, पर हाँ पॉसिबिलिटीज़ हमेशा बनी रहती है। तो ये है साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में कैसे रिलीजियस और कल्चरल टाइज़ के बेसिस पे एंगेज कराया जा सकता है और कैसे इंटरनेशनल जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनसे बचाया जा सकता है खुद के रीजन को। आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है द साइबर सिक्योरिटी बर्डन। आर्टिकल को लिखा है शुभमिल भट्टाचार्य जी ने। इनका ये कहना है कि 28 अप्रैल को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक डायरेक्शन इशू की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 के अंडर में सेक्शन 70B क्लॉज 6 है, जिसमें ये है कि भाई जो भी ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरमीडियरीज काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स काम कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स काम कर रही हैं, बॉडी कॉर्पोरेट काम कर रही हैं, उनको जल्दी से जल्दी सर्ट इनको इन्फॉर्म कर देना है कि भाई हमने अभी एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्ट किया है कि कोई अटैक हुआ है इंटरनेट पे, ठीक है। तो ऐसे में देखो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट शो करता है। वैसे अगर देखा जाए ना तो सर्ट इन जो कुछ भी अपनी ऑब्लिगेशंस है, जो भी अपनी कार्रवाई करता है, देखो हमारी प्राइम एजेंसी है, एपेक्स एजेंसी है जो कि साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है, ठीक है। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम एंड मैनर ऑफ रिफॉर्मिंग फंक्शंस एंड ड्यूटीज रूल्स 2013 ये रूल्स अवेलेबल हैं। इसको हाईलाइट कर लेना, मैं भूल गया इसको हाईलाइट करना, ठीक है। तो 2013 के जो रूल्स है ना, इन रूल्स को प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में इशू आ रहा है, तब जाकर के मजबूरन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर में सेक्शन 70B क्लॉज 6 के बेसिस पे ये गाइडलाइंस इशू की है कि भाई अगर कोई भी साइबर इंसिडेंट आपको मिले तो उसको आप 6 घंटे के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर दोगे, ठीक है ना। इसमें और क्या गाइडलाइंस इशू की है, 6 घंटे के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर दोगे, सबसे पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ ये बताई गई है कि जो डेटा आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है, जो भी ये सर्विस ऑपरेटर्स हैं या डेटा सेंटर्स हैं, वो उनको बोला गया कि कम से कम आप 180 दिन का मतलब हो गया लगभग 6 महीने, बोला 6 महीने तक आप अपने पास में डेटा स्टोर करके रखोगे कि कल को ना कोई रिसर्च करनी पड़े कि हाँ जी ये इंसिडेंट रिपीटेडली हो रहा है हमारे यहाँ पर, तो उससे हम एक ट्रेंड समझ सके कि हाँ किन चीज़ों पर ज़्यादा अटैक किया जा रहा है साइबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटरनेट पर अगर हम देखें तो। इसके अलावा जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, VPN जिनको हम बोलते हैं, VPN में क्या होता है कि एक यूज़र जब भी कोई एक्सेस करना चाहता है डेटा को तो वहाँ पर अपनी ID हाइड करके और फिर एक्सेस करता है, ठीक है, जिससे किसी को पता नहीं पड़ता, ना तो गवर्नमेंट वहाँ पर उसका यूज़र का डेटा डिटेक्ट कर सकती है और ना कोई
कोई भी कंपनी प्रोवाइडर। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अपनी सिक्योरिटी या प्रिवेसी को मेंटेन करते हुए अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ या जो भी आप काम करना चाहते हो वो इजीली कर पाते हो। पर सवाल क्या आता है कि इन वीपीएन सर्वर्स को भी क्या बोल दिया इस नोटिफिकेशन के अंडर में सर्टेन ने कि भाई आपके पास में जो डेटा है उसको 5 साल तक स्टोर करके रखोगे। तो ऐसे में देखो कि ये जो सिचुएशन है, ये जो गाइडलाइंस या नोटिफिकेशन है, ये सीधा का सीधा सिग्नल तो ये कर रही है कि भाई साइबर इंसिडेंट कहीं पे हो रहे हैं तो उनको कैसे रोका जाए, कैसे हम सिक्योरिटी रिज्यूम को आगे से स्ट्रांग बना करके रखें। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सर्टेन बहुत रिस्पॉन्सिबल एंटिटी है, पर इसको मुश्किलें आ रही हैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में और प्रॉपर मैनर में उन इंसिडेंट्स को टैकल करने में। तो ऐसे में इसीलिए साइबर सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके बेसिस पे ये कुछ किया जा रहा है इसके द्वारा, ठीक है, सर्टेन के द्वारा, ठीक है। अब इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं जिनको हम टू द पॉइंट बात करेंगे। पहली चीज़ कि यहाँ पर बोला गया है कि ये जो कंप्लायंस है, गाइडलाइंस जो इशू की गई है, इनको 60 दिन के अंदर अंदर इंप्लीमेंट करना होगा। तो राइटर बोल रहे हैं कि भाई ये विंडो बहुत छोटी है, इसको थोड़ा बढ़ाओ, कम से कम 6 महीने का टाइम दो, इंप्लीमेंट होने में बहुत जोर आता है, नहीं तो फिर एग्जैक्टली वही सीन क्रिएट होगा जो ट्विटर के साथ में 2021 के जो रूल आपने इशू किए थे, ट्विटर ने फिर कहा था कि भाई हमें टाइम लग रहा है थोड़ा इंप्लीमेंट करने में, और फिर बाद में रविशंकर प्रसाद के साथ में वो इशू जो हुआ था वो बहुत हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब कंप्लायंस पीरियड को थोड़ा एक्सटेंड करो, ठीक है। तो ऐसे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रूल जो 2021 के थे, जो पिछले साल आपने रिलीज़ किए थे, वैसी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि अभी एमएसएमई सेक्टर बहुत ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर, आपको पता है स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं जो कि साइबर सेगमेंट में ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो बोलो उनको टाइम मिलना चाहिए। दूसरा ये बताया जा रहा है कि 6 महीने के लिए आपने बोल दिया कि 6 महीने का डेटा आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा, पिछले 6 महीने का। तो बोलो इनको अभी तक देखा जाए ना तो जितना भी डेटा स्टोर किया जाता है ना इन सर्विस ऑपरेटर के पास, मेरे ये सारा, ठीक है, तो वो 30 दिन के लिए करते हैं। अब 30 दिन के डेटा के बजाय आप बोल रहे हो 6 महीने, दिन नहीं 6 महीने के लिए, 180 दिन के लिए, तो उनको कितना ज़्यादा स्टोरेज क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत पैसा लगेगा इसमें, बहुत कुछ डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, बड़े स्टोरेज डिवाइस क्रिएट करने पड़ेंगे, तो इसमें पैसा लगता है। तो उनको कंप्लायंस को थोड़ा सा आप ईजी गोइंग बनाओ। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि कुछ सर्वर्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड हैं। अब आप कहते हो कि भाई डेटा लोकलाइजेशन की तरफ हम ज़्यादा लाना चाह रहे हैं जिससे कि डेटा प्रोटेक्शन हो सके, तो उन सर्वर्स को आउट ऑफ इंडिया से इंडिया लाना कितना मुश्किल हो जाएगा, वो देखने वाली बात है। दूसरी चीज़, जो सर्वर्स इंडिया में ऑलरेडी लोकेटेड हैं वो सर्वर्स भी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखेंगे ना कहाँ पर सस्ते में सर्वर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उस केस में भी उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो एक तो स्टोरेज कैपेसिटी राइज करना, एक ज्योग्राफिकली शिफ्ट करना कि सस्ता कहाँ पड़ेगा और अच्छी क्वालिटी का स्टोरेज कहाँ पे बना सकते हैं हम। इसके अलावा जो स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो भी तो कॉस्ट राइज करेगी ना, तो इन चीज़ों के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम आप दो, ठीक है ना। ऐसे आप 60 दिन का कंप्लायंस 2 महीने के अंदर अंदर आप इनको इंप्लीमेंट करवाना चाहते हो, बोलो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। साथ में ये भी कह दिया है इस गाइडलाइन में सर्टेन ने कि अगर कोई भी इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उनको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा, जिसमें जेल भी हो सकती है 1 साल की और मॉनेटरी फाइन्स भी लग सकते हैं। तो ऐसे में इंडस्ट्रीज़ को आप जो डेडलाइन दे रहे हो बोलो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। साथ में गवर्नमेंट का जो टारगेट है डेटा लोकलाइजेशन का, बोलो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे करके चलो। और साथ में ये भी है कि जब ग्लोबली हम देखें तो वहाँ पर ऑलरेडी जो कंपनीज़ हैं वो इस चीज़ को ऑब्जेक्शन भी कर रही हैं कि भाई डेटा लोकलाइजेशन पे हम आते हैं तो बोला हमारा डेटा बहुत सारा बाहर स्टोर है जो कि सस्ती रेट पे हम स्टोर कर पाते हैं वहाँ पे, तो उन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा हमें। साथ में वीपीएन वाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिनमें देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी अटैक तो नहीं होते हैं, ज़्यादातर वहाँ पर प्रिवेसी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वीपीएन के थ्रू, ठीक है। ये ऐसे नेटवर्क होते हैं जहाँ पर जो यूज़र होता है उसके आईडी को कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल एनकोड हो जाती है वो। तो उस केस में क्या करने की ज़रूरत है कि वीपीएन को और इनको आप रिलैक्स दे करके रखो, ठीक है। और साथ में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर अभी भी डेटा प्रोटेक्शन के लिए कानून जो है वो 2 साल से पार्लियामेंट में फंसा है, बोलो उस पर कानून जल्दी से जल्दी लेकर के आना चाहिए। बेशक सर्टेन की ड्यूटी है कि भाई जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे उनको टैकल किया जाए। साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ आज ऑनलाइन होने लग गई है, पर वही चीज़ है कि हमें कंप्लाइंस पर भी तो ध्यान देना होगा ना। हम केवल गाइडलाइन इशू कर दें और गाइडलाइन में इस तरीके की बातें बोल दें कि ये करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा 60 दिन में, और नहीं करोगे तो ऐसा पनिशमेंट होगी, तो ऐसे में कंपनियों पर केवल दबाव लगाना हो जाएगा, जो कि ठीक बात नहीं है हमारी
जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। ठीक है, तो इश्यूज बहुत सारे थे, आज का डिस्कशन थोड़ा लेंदी हो गया पर पॉइंट सारे कवर हो गए हमारे। थैंक यू वेरी मच।